जब भी कोई इस तरह का मामला होता है, जब किसी व्यक्ति पर आरोप लगता है, तो दरअसल एक नहीं कई अदालतों में वो मामला एक साथ चलने लगता है। एक होता है उसकी खुद की मन की अदालत, जहाँ पर उसको सच पता होता है और उसके अलावा किसी को नहीं पता होता सचमुच गुनाह हुआ है या नहीं हुआ। ये उस व्यक्ति और उसके साथ एक दो लोग जो इन्वॉल्व होंगे उस गुनाह में, उनके अलावा किसी को नहीं मालूम होता। अब उसके ऊपर एक होती है जनता की अदालत, उसके ऊपर आजकल चल गया है एक मीडिया ट्रायल, और उसके ऊपर एक चल गया है सोशल मीडिया ट्रायल। कई ऐसे मामले जो अदालतों तक पहुंचे ही नहीं, कागजी कार्रवाई हुई नहीं, एफआईआर हुई नहीं, पर सोशल मीडिया पर ही आदमी बदनाम भी हो गया और सोशल मीडिया पर ही वो बरी भी हो गया। रील्स चल गई इंस्टाग्राम की, और किसी ने फेसबुक पोस्ट किसी के खिलाफ लिख दी, किसी के घर परिवार के मुद्दे पर लिख दी, किसी के चरित्र को लेकर लिख दी, किसी पर कोई आरोप लगा दिया, और वहीं पर वो लड़ाइयाँ होती भी रहीं, संबंध भी टूट गए। और एक होती है सचमुच की कानूनी कार्रवाई, और सचमुच की जो कानूनी कार्रवाई है वो कितनी पेचीदा है हिंदुस्तान में, इसके ऊपर हमको कोई अलग से बहस करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रणाली ये मानती है कि चाहे 100 गुनहगार छूट जाए, एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और न्याय मिलने में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबूतों का जुटना ज़रूरी है। और सबूतों के अभाव में किसी के छूट जाने का एक मामला बहुत अलग है, और किसी पर आरोप लग जाना और आखिर तक साबित न हो पाना, ये दोनों बहुत अलग मुद्दे हैं। पर जो जनता की अदालत, जिसका प्रश्न आपने मुझसे शुरू किया, जनता की अदालत में जो परसेप्शन क्रिएट होता है वो किसी एक घटना से नहीं होता है। जनता को पता होता है ये अच्छा आदमी है और उसको फंसाया जा रहा है, और जनता को पता होता है मोहल्ले का बड़े से बड़ा गुंडा फंसता है, और चूंकि सब डरते हैं उससे, उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता, पर मन में तो सबको मालूम होता है ना इसके खिलाफ बोल नहीं सकते, इसको पुलिस से सजा नहीं मिलेगी, ये तो पैसे देके छूट जाएगा, फलाने नेताजी से फोन लगवा देगा, लेकिन है तो ये गुंडा, किसको नहीं मालूम होता। और अगर वही मोहल्ले के किसी शिक्षक या सच्चरित्र व्यक्ति पर आरोप लगाकर उसको फंसा, तो आप जिस अदालत की बात करेंगे उस अदालत की कार्रवाई का तरीका ही बिल्कुल अलग है। सोशल मीडिया के जमाने में तो मारो मारो का शोर है, और ये जोर है कि एक जूता मारना कोई चालू कर दे तो दूसरा पता भी नहीं करेगा कि इसने क्या गुनाह किया, और इतने जूते पड़ेंगे उसको बेचारे को कि वो लहूलुहान हो जाएगा। वो अलग तरह की भीड़ हिंसा है, वो अलग तरह के मॉब लिंचिंग है, वो सोशल लिंचिंग है, और वो सोशल लिंचिंग भी बहुत खतरनाक स्तर तक जा चुकी। तो इसमें सोशल लिंचिंग भी हुई है, इसमें मॉब लिंचिंग भी हुई है, इसमें वोट लिंचिंग भी हुई है, इसमें परसेप्शन लिंचिंग भी हुई है। सचमुच वो गुनाहगार है कि नहीं, ये हम बैठकर तय नहीं कर सकते, लेकिन उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर हम जरूर इस पूरे मुद्दे की विवेचना कर सकते हैं। इस मुद्दे को 2-3 स्तरों पर देखना चाहिए। जो शराब नीति है, जिसको लेकर हमने लगातार विस्तृत विश्लेषण इस शो में भी किया है, हमारे एक्सप्लेनर्स में भी किया है, क्योंकि जो तथ्य उपलब्ध थे, जो मुख्य सचिव की रिपोर्ट थी, जो एलजी के पास गई और उन्होंने जो उसके ऊपर नोट लगाया, और सबसे बड़ा सवाल उसके बाद उस नोट को पढ़ने के बाद ये उठता है कि अगर इसमें कोई गलत नहीं था तो ये नीति वापस ली ही क्यों गई? भाई जो आदमी सच्चा है, आज सब जगह बात हो रही कि कट्टर ईमानदार है, हम नहीं कह रहे हैं कि वो बेईमान है, क्योंकि वो तो कोर्ट तय करेगी। हम लोग यहाँ परसेप्शन बना सकते हैं, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एनालाइज कर सकते हैं, पर सजा देने का अधिकार तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास विश्लेषण का अधिकार तो लेकिन है ना भाई। अगर उसमें ऐसा था कि आपने 25 लाख की राशि को अचानक लाइसेंस 5 करोड़ कर दिया, लेकिन प्रति बोतल होने वाला जो लाभ था सरकार का वो कम हुआ, उसका गुणा भाग जब जोड़ा गया तो अल्टीमेटली सरकार लॉस में थी। तो कोई भी शासन में बैठा व्यक्ति ऐसा नियम कैसे बना सकता है? और ये गुणा भाग पे कागज पे है, हो सकता है सचमुच उन्होंने ये माना हो कि सचमुच तो फायदा होगा, मैं तो फायदा कराने गया दिल्ली सरकार का, तो फिर अगर फायदे का था तो वापस नहीं लेना था, ये प्रश्न उठेंगे। लेकिन अगर उन्होंने गुनाह नहीं किया और उसके बाद राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको इस तरह प्रताड़ित किया गया, उनको और उनके इतने वरिष्ठ साथियों को, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल भेजा गया, तो फिर उसके गुनहगारों को भी सजा मिलनी चाहिए, और वो जनता की अदालत में भी मिलेगी और कानून की अदालत में तो मिलनी चाहिए। वैसे सीबीआई की हम बात कर रहे थे, हाँ लेकिन सीबीआई की ही मैं वेबसाइट पर अभी देख रहा था, उनका 60% से ऊपर रहा है कन्विक्शन रेट, 64-78 रहा है, और 2022 तक का ही डेटा अभी अपलोडेड किया है उन्होंने, उसमें 74% है। तो 74% का कन्विक्शन रेट बहुत अच्छा नहीं, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। लेकिन सीबीआई ने अगर इस मामले में प्रमाण नहीं प्रस्तुत किए हैं तो फिर क्यों उनको जेल भेज दिया गया, जब आपके पास प्रमाण ही नहीं थे? और जब भेजा गया तब तो ये कहा गया कि बहुत पुख्ता प्रमाण है। कहना अलग होता और जेल भेजना अलग होता है। ऐसे तो यही अरविंद केजरीवाल अपने चुनाव प्रचार के दौरान, जो पहला चुनाव इन्होंने जीता, तो हाथ में पर्चियां लेके घूमते थे कि इसमें मेरे पास सारे स्विस बैंक खातों के हैं, ये मेरे पास बगल में फाइल रखी जिसमें कॉमनवेल्थ, और मैं सत्ता में आते ही शीला दीक्षित जी को जेल भेज दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, रोज कहते थे। लेकिन उन्होंने कहा, और वो हो सकता है कि उनकी राजनीतिक एक नैरेटिव क्रिएट करने की इच्छा थी, लेकिन उन्होंने किसी को जेल नहीं भेजा था। तो किसी को जेल भेज देना, उसके ऊपर एक ऐसा बदनुमा दाग है, और अगर वो सचमुच गुनहगार नहीं है और फिर भी उसको जेल भेजा गया है, तो ऐसा करने वाले लोगों के ऊपर भी फिर आंच आनी चाहिए, गाज गिरनी चाहिए। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कुछ होता है, होता रहता है, हमें भी पता है, जनता को भी पता है, अंदर सबको पता है क्या। लेकिन एजेंसियां अगर उसमें शामिल हो जाती हैं और वो ये नहीं तय कर पाती कि इसके खिलाफ सबूत नहीं, फिर इसको जेल कैसे भेजें, तो ये बड़ा गंभीर मसला है। केवल कोर्ट से छूट जाने को
जनता की अदालत में और दूसरी अदालतों में बरी होना नहीं माना जाता, क्योंकि कोर्ट से हमने बड़े बड़े गुनहगारों को छूटते हुए देखा। 25-25 मुकदमे, उनमें से 22-23 मुकदमों में बड़े बड़े अपराधी, मैं नाम नहीं लूंगा जानबूझकर शो में, छूटे हैं, घूमे हैं, चुनाव लड़े हैं, सांसद विधायक बने हैं, जनप्रतिनिधि बनकर विधायिका में बैठे हैं और उन्होंने देश के कानून बनाने में योगदान दिया है, जिनको सचमुच कानून ने गुनहगार माना था, लेकिन सबूतों के अभाव में छूटे। और सबूतों के अभाव में कैसे छूटा जाता है, ये भारत की कोई भी बॉलीवुड फिल्म अच्छी देख लीजिए कि कैसे सबूतों को मिटाया जाता है और कैसे गवाहों को सताया जाता है। इसलिए हमें इसको सबको अलग अलग करके देखना चाहिए। अब तब तो बात ये भी हुई थी कि ये जो घोटाला हुआ उसके पैसे से गोवा का चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी ने, तो कहाँ सबूत है, वो मनी ट्रेल कहाँ है, उस पैसे को इधर से उधर करने के सबूत। अब तो सब ऑनलाइन हो गया ना रिकॉर्ड, और अगर कैश ट्रांसफर हुआ इतना बड़ा तो सरकार की एजेंसियां क्या कर रही थी, कैसे नहीं दे तो पाई? इस वक्त जो फिलहाल निचली अदालत का फैसला आया है उसमें आम आदमी पार्टी का हाथ ऊंचा है। आम आदमी पार्टी ने उसको उसी तरीके से प्रचारित किया है। अरविंद केजरीवाल फिर एक बार कनॉट प्लेस के बजरंगबली के मंदिर गए हैं, उन्होंने अपनी हनुमान भक्ति का वो वापस से दिखाना शुरू भी किया और उनके पास रीजन है इसका, उनके आंख से आंसू छलके हैं, तो उन्होंने प्रताड़ना भोगी है, इसीलिए छलके हैं। इस वक्त अगर अदालत ने कह दिया है कि कोई सबूत नहीं है और उनको बाइज्जत बरी किया जाता है, तो पूरी आम आदमी पार्टी अगर जोर शोर से कह रही है कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, तो ऐसा कहने का इस वक्त उनके पास अधिकार है। आगे जाकर अगर कोई सबूत आता है तो उस सबूत के मद्देनजर बात की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।